हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने जो पिछली कक्षा थी उस पिछली कक्षा के अंदर जो हमारी जो संज्ञा थी उस संज्ञा के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो पिछली कक्षा में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा और उसमें क्या था कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। तो जो संज्ञा है वो किसे कहते थे, संज्ञा कहते थे किसी भी नाम को। सिंपल सी बात है, किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। अब जो बात आती है कि सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्व का मतलब जैसे सर्व, सर्व यानी सभी होता है, सर्व यानी सभी, सर्व यानी सभी, बराबर, सर्व यानी सभी। और नाम यानी, नाम का मतलब नाम ही है, यानी सभी का नाम। इससे हम जो सिंपल सी जो इससे वो हमारे सामने एक परिभाषा निकल के आती है, वो आती है सभी का नाम। यानी जो सभी का नाम है ना वही क्या है, सर्वनाम है। बस हमारे को इतनी सी कॉन्सेप्ट दिमाग में रखनी है। यानी सभी का नाम है वो क्या है, यानी संज्ञा में तो क्या था, यानी नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम में क्या है, यानी सभी का नाम है वो क्या है, सर्वनाम है। अब देखिए इनकी परिभाषा देखते हैं, इनकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा में क्या है, परिभाषा में लिखा है सर्वनाम शब्द का अर्थ है, सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम, सबका नाम, जो मैंने आपको बता दिया। वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति, वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा की पुनरुक्ति क्या है, संज्ञा की पुनरुक्ति क्या है, जिस प्रकार हम यहाँ थोड़ा लिख के बताता हूं आपको। देखिए आपको लिख के बताता हूं, थोड़ा मैं इसको इरेज करता हूं एक बार। अब इरेज करने के बाद में यहां पर मैं लिख के बता रहा हूं आपको। जैसे मैं लिख रहा हूं राम स्कूल गया, राम स्कूल गया, ये लिख दिया। फिर आगे लिखता हूं राम स्कूल गया, इसके बाद में यहां लगा दी कोमा, बाद में लिखता हूं राम ने वहां पढ़ाई पढ़ाई की, इसके बाद राम घर आ गया, राम घर आ गया। ये मैंने इतना लंबा लिख दिया। यानी राम स्कूल गया, राम ने वहां पढ़ाई की, इसके बाद राम घर आ गया। अब यहां देखो, यहां आया राम, यहां आया राम, और यहां आया है आपके राम, यानी 3 बार राम राम आ गया। और ये राम शब्द क्या है, राम शब्द एक क्या है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब एक तो हमने ऐसे लिखा, एक अब अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं राम स्कूल गया, राम स्कूल गया, उसने वहां पढ़ाई की, यहां पर हम लगाते उसने, इस राम की जगह क्या लगाते, उसने वहां पढ़ाई की, इसके बाद वह, इसके बाद वह घर आ गया। तो ये जो उसने और वह लगाया ना हमने, उसने और वह, यही क्या है, यही वो सर्वनाम है, यही वो सर्वनाम है। और यही बात इसके अंदर कह रहा है, यही बात इसके अंदर कह रहा है। क्या कह रहा है कि देखो मैं इसको इरेज करता हूं एक बार। भाई यही बात हमारे को ये समझा रहा है कि परिभाषा ये कह रहा है कि सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम, ठीक है। फिर बाद में वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति, संज्ञा की पुनरुक्ति तो मतलब जो राम शब्द वो 3 बार आ गया था, राम शब्द कितनी बार आ गया था, 3 बार, तो उसको है ना एक बार ही लिखना है। दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर हमने एक राम की जगह उसने लगाया और दूसरे राम की जगह वह लगाया। दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब आप परिभाषा अच्छे से समझ गए होंगे, सर्वनाम के बारे में भी समझ गए होंगे, सर्वनाम क्या है। अब देखिए 2 पॉइंट लिखे, सब उपयोग कर सकते, सब उपयोग कर सकते का मतलब है चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, यानी सभी इसका उपयोग कर सकते। लिंग भेद नहीं किया जा सकता, लिंग भेद नहीं किया जा सकता मतलब वह है ना, वह स्त्री के लिए भी आएगा और वह पुरुष के लिए भी आए। यानी वह स्कूल जाता है, वह आया
कहने का मतलब यहाँ हमें बोध हो रहा है कि वो हो सकता है कोई आदमी हो या वो लड़का हो, यानी वह एक लिखेंगे वह स्कूल जाती है, तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है या तो कोई स्त्री है या फिर कोई लड़की है। तो ये वह है ना, इससे हम लिंग भेद नहीं कर पा रहे हैं, यानी ये स्त्रियों के लिए भी आएगा, पुरुषों के लिए भी आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे बात करते हैं हम सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार, तो सर्वनाम हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के लिए। ये 6 प्रकार हमने यहाँ लिखे हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये हमारे सर्वनाम के 6 प्रकार हो गए। क्या हो गए? 6 प्रकार। अब जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके अंदर मैं और तू आता है, जो इसका विस्तार जैसे हम है, तुम है, ये भी इसी के अंदर आएंगे। फिर देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम में ये और वह, तो इसकी जगह नहीं ये भी आ सकता है, ठीक है, वे भी आ सकता है, समझ रहे हो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ आएगा, इसका हम आगे बारी बारी से अध्ययन करेंगे विस्तार से। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम में जो और सो आएगा। पर्सनवाचक सर्वनाम में कौन और क्या आएगा, और निजवाचक सर्वनाम में आप आएगा। निजवाचक का मतलब होता है निज यानी अपना, यानी अपने खुद के लिए जो प्रयोग किया जाएगा वो क्या होगा? आप। ठीक है, तो अब देखो हमारे सामने यहां से 2 प्रश्न निकल कर आते हैं, 2 प्रश्न निकल के आते हैं। एक तो होता है सर्वनाम, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारे आंसर होगा 6 प्रकार के। ये हमारे 6 प्रकार हो गए। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होंगे? 6 प्रकार के। दूसरा उत्तर निकल के आता है, जो प्रश्न करते हैं सर्वनाम कितने होते हैं, सर्वनाम कितने होते हैं, तब हमारा उत्तर होगा 11। उत्तर होगा 11। कौन कौन से? देखिए 2 तो ये हो गए, 2 ये 4, 2 ये 6, 2 ये 8, 2 ये 10 और 1 ये 11। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गई। आगे देखिए, आगे लिखा है नोट। नोट के अंदर मैंने जो ऊपर आपको बात बताई वो यहाँ समझाइए। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6। और सर्वनाम 11 होते हैं। यानी अब हमारे को प्रश्न की भाषा समझनी है, प्रश्न की भाषा समझनी है। प्रश्न ऐसे आए कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तब तो आपका उत्तर होगा 6। और आए सर्वनाम कितने होते हैं, तब उत्तर होगा 11। ठीक है, अब हमने जो सर्वनाम के जो प्रकार थे उनको बारी बारी से अध्ययन करते। तो हमारा जो 1 नंबर था उसमें क्या था? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से थे? मैं और तू। मैं यानी खुद के लिए और तू यानी दूसरे के लिए। ठीक है, ये पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? पुरुष वैसे अनेक प्रकार के होते हैं। हमारे जो आम जो दुनिया है इसमें पुरुष अलग अलग तरीके के होते हैं, पर हमारी जो व्याकरण की भाषा के अंदर पुरुषों को 3 ही प्रकार का माना है। पुरुषों को कितना प्रकार का माना है? 3 प्रकार का। और वो कौन कौन से हुए? एक हुआ उत्तम पुरुष, दूसरा हुआ मध्यम पुरुष और तीसरा हुआ अन्य पुरुष। यानी एक तो बात को कहने वाला, एक बात को सुनने वाला और एक जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, उत्तम पुरुष कौन सा होगा? बात कहने वाला, बात करने वाला। ठीक है, ये होगा उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष बात को सुनने वाला। और अन्य पुरुष कौन सा होगा? जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है। यानी अब आप समझ गए होंगे, यानी उत्तम पुरुष वो होगा जो बात को करने वाला है और मध्यम पुरुष वो होगा जो बात को सुनने वाला है। ठीक है भाई, जब मैं कोई बात जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष हुआ और आप इसको सुन रहे हो तो आप मध्यम पुरुष हुए। और हम किसके बारे में बात करें? तीसरा, जिसे मान लिया हमने व्याकरण के बारे में बात करें तो ये अन्य। ठीक है, अब देखिए उत्तम पुरुष में वक्ता या लेखक, वक्ता यानी बोलने वाला और लेखक यानी लिखने वाला, जिसमें मैं और हम हो गया। मध्यम पुरुष में श्रोता या पाठक, सुनने वाला या पढ़ने वाला, जैसे तू, तुम। और यहाँ पर एक मैं इरेज करता हूं, यहाँ पर आप भी दिया है, यहाँ पर आप भी, तो इसके अंदर मध्यम पुरुष में आप भी आता है। ठीक है, अब अन्य पुरुष, अन्य पुरुष में जो अन्य व्यक्ति है वह या वे। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे चलिए, हमारा पैराग्राफ दूसरा है। दूसरे पैराग्राफ में हमारे जो 2 नंबर जो प्रकार था वो है, 2 नंबर प्रकार क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसके अंदर क्या थे? ये और वह। अब ये और वह क्या है? निश्चय का मतलब क्या हुआ? कोई बात फिक्स हो, निश्चित हो वो, ठीक है। परिभाषा क्या है? जो सर्वनाम निकट अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब इसमें एक निश्चितता का बोध होगा, यानी कोई चीज फिक्स हो गई है उसके लिए, चाहे वो पदार्थ हो और चाहे वो व्यक्ति हो, उसके बारे में जो बोध होगा वो क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आएगा। अब देखो, निकट की वस्तुओं के लिए, निकट की वस्तुओं के लिए ये या यह, दूर की वस्तुओं के लिए वे या वह। अब कैसे? जैसे मैं लिख रहा हूं, ये मकान मेरा है, ये उदाहरण लिया हमने, ये मकान मेरा है। तो ये मकान मेरा कहने का मतलब हम 2 आदमी यहाँ खड़े, 2 आदमी यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। अब ये 2 आदमी आपस में बातें कर रहे हैं, आपस में बातें करें, तो मैं यहाँ पर जैसे मकान बना हुआ है हमारा, ये मकान बना, तो इसके बारे में बात कर रहा है, ये मकान पास में है, तो ये पूछ रहा है कि भाई मकान किसका, तो मैं कह रहा हूँ ये मकान मेरा है, ठीक है। तो ये पास में ही है, ये पास में, इसीलिए भाई मैं, और ये फिक्स हुआ है, भाई ये मकान बना हुआ है, फिक्स है, तो ये निश्चित है, यहाँ मकान दिखाई दे रहा है, तो लिखूंगा ये मकान मेरा है। अब कोई मकान जैसे दूर है और हम उनसे थोड़ा दूर खड़े हैं, तो हम ऐसे अंगुली का इशारा करके हम क्या कहेंगे? वह मकान मेरा है, वह मकान मेरा है। तो वहां पर यह नहीं आएगा, वहां पर क्या आएगा? वहां पर आएगा वह मकान मेरा है। एक तो वह यह मकान मेरा है, कहने का मतलब इससे यह बोध हो रहा है कि मकान पास में ही है। एक मकान अगर दूर हो तो हम कहेंगे वह मकान मेरा है, वह मकान मेरा है। तो कहने का मतलब दूर की वस्तुओं के लिए वे और वह आएगा, और निकट की वस्तुओं के लिए ये और यह आएगा। आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर आप अच्छे से समझ रहे हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बात करते हैं हम 3 नंबर की। 3 नंबर प्रकार में क्या दे रखा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कहने का मतलब इसमें निश्चयता और इसमें अनिश्चय होगा, यानी उसको निश्चित नहीं कर पा रहे, उसमें आएगा कोई या कुछ, कोई या कुछ। इनको आपको याद रखना है, परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ है। देखिए परिभाषा में क्या है? जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है, बोध होता हो, जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब है हम किसी चीज को निश्चित नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, कोई, कोई आएगा प्राणियों के लिए और कुछ आएगा अप्राणियों के लिए, कुछ आएगा अप्राणियों के लिए, तुच्छ प्राणियों के लिए। अब तुच्छ प्राणियों कैसे? जैसे हम उदाहरण से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे मैं लिख रहा हूं, जैसे कोई हमारे घर पे आता है तो हम क्या लिखेंगे? कोई आया है, कोई आया है। कब कहेंगे? जैसे मान लिया मैं कमरे में बैठा हूं, मैं कमरे में बैठा हूं और बाहर हमें पैरों की आवाज सुनाई दे रही है, तो अब मैं कह रहा हूं कोई आया है, कोई आया है। या ऐसे कह सकते हैं हमारे घर में कोई आया है, हमारे घर में कोई आया है। तो कोई आए का मतलब क्या हुआ? वहां पर स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, या कोई पशु भी हो सकता है। भाई प्राणियों के लिए हम कह रहे हैं, ठीक है, कोई कुत्ता बिल्ली भी हो सकता है, लेकिन निश्चित नहीं है कोई आया है। आया जरूर है, हमें पैरों की आवाज सुनाई दी है, पर हम निश्चित नहीं हो पा रहे हैं कि आया कौन है, तो वह अनिश्चयवाचक हो गया। समझ रहे हो आप? अब देखिए कुछ, ठीक है, अप्राणियों के लिए, ठीक है, अप्राणियों के लिए। अब ये अप्राणियों का, सॉरी, अप्राणियों और तुच्छ प्राणियों, अप्राणियों और तुच्छ प्राणियों का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लिखते हैं चाय में, चाय में कुछ गिर गया, कुछ गिर गया, ये हमने लिख दिया, चाय में कुछ गिर गया। तो इससे क्या हमें महसूस हो रहा है कि चाय में कुछ गिर गया का मतलब हम निश्चित नहीं है। कहने का मतलब है हम जैसे चाय पी रहे हैं और उसमें आकर ऊपर से कोई चीज गिर जाती है, तो कुछ गिर गया का मतलब हुआ कि उसके अंदर घास फूस भी हो सकता है। भाई हमारे को दिखाई तो दिया नहीं कि गिरा क्या है, उसमें घास फूस भी हो सकता है। और उसके अंदर तुच्छ प्राणियों का मतलब है जैसे मक्खी मच्छर, जो प्राणी तो है पर वो तुच्छ प्राणी है,
तो वो भी गिर जाए तो उनके लिए भी हम ऐसे तो कहेंगे नहीं चाय में कोई गिर गया, चाय में कोई गिर गया। कोई गिर गया का मतलब ऐसा कोई बड़ा आदमी या बड़ी चीज आकर तो उसमें गिरी नहीं है, चाय में कुछ गिरा है, समझ रहे हो ना। तो ये जो प्राणियों अप्राणियों के लिए और तुच्छ प्राणियों के लिए तो कुछ आएगा, और प्राणियों के लिए क्या आएगा, कोई आएगा। आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे 4 नंबर की। जो हमारा 4 नंबर प्रकार है ना, वो 4 नंबर प्रकार कह रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इससे पढ़ते ही पता चल रहा है कि इसमें प्रश्न किया जाएगा, प्रश्न किया जाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन या क्या, ये दो ही आते हैं, या कोई कुछ ये नहीं है, इसमें कौन और क्या आएगा। देखो, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंदर कौन, कौन है प्राणियों के लिए, जैसे वो कुछ और कोई था ना उसी प्रकार, और क्या है अप्राणियों के लिए, जैसे स्थान या वस्तु, स्थान या वस्तु। अब देखो इसके अंदर जो ये कौन है ना, हम जैसे लिख सकते हैं, जैसे कोई जा रहा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, कौन जा रहा है। इससे हमें एक प्रश्न किया हमने, यानी एक उत्तर की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी हमने प्रश्न किया और हमारे को एक उत्तर मिलने वाला है। भाई कौन जा रहा है, तो हमारे से उत्तर आएगा, जैसे मोहन जा रहा है, सोन जा रहा है, ठीक है। कोई अगर पशु जा रहा है तो जैसे गाय जा रही है, भैंस जा रही है, जो भी कोई जो है, तो हमारे को एक उत्तर की प्राप्ति होगी, वही क्या होगा, प्रश्न होगा। अब देखिए क्या क्या है वो, कौन तो हो गया ना, ये जो कौन जा रहा है, ठीक है। अब जैसे मैंने लिया, यहाँ प्रश्न लिख रहा हूं, 1 मिनट। जैसे मैं लिखता हूं, आप क्या कर रहे हो। मैंने प्रश्न किया, मैंने क्या किया, प्रश्न किया। अब इसमें एक उत्तर की गुंजाइश है, भाई एक उत्तर की गुंजाइश है, इससे एक उत्तर मिलेगा। आप क्या कर रहे हो, तो कहने मतलब मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, या मैं खाना खा रहा हूं, या मैं कोई काम कर रहा हूं, यानी एक उत्तर हमारे को मिल रहा है। तो जिससे उत्तर मिल रहा है वही क्या है, एक अच्छा प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए हम 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर में जो प्रकार है वो क्या कह रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या आएंगे, जो और सो। कहने का मतलब जो पहले एक लाइन होगी या पहले जो वाक्य होगा उसका संबंध दूसरे वाक्य से होगा, पहले वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से होगा। देखिए, दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब देखिए, जो और सो है ना, वो संबंधवाचक सर्वनाम है। थोड़ा जूम कर लेता हूं। अब देखिए, उदाहरण दिया है, उदाहरण से हम समझने की कोशिश करेंगे कि संबंधवाचक सर्वनाम कैसे, यानी इसमें कौन कौन से आएंगे। एक तो होगा जो और दूसरा होगा सो, जो और सो। अब देखिए, मेरी वह पुस्तक खो गई, यानी इनके पास में पुस्तकें तो बहुत है, परंतु क्या कह रहा है, मेरी वह पुस्तक खो गई जो मैंने कल ही खरीदी थी, जो मैंने कल ही खरीदी। देखो यहाँ जो आ गया, अब इधर सो नहीं आया, यहाँ पर वह आ गया, तो ये सो का ही काम कर रहा है। ऐसे भी प्रश्न आते हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना। आप यही रट के मत रखना, जो और सो आएगा तो ही हम संबंधवाचक सर्वनाम करेंगे, उस प्रश्न की भाषा को भी हमें समझना है। अब देखिए, ये कह रहा है मेरी वह पुस्तक हो गई जो मैंने कल ही खरीदी थी। कहने का मतलब उस पुस्तक का संबंध है किससे, कल से, यानी पुस्तक जो खो गई है ना, वो कौन सी पुस्तक है, वो जो कल खरीदी गई वही पुस्तक है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो पहले खरीदी थी 10 दिन पहले, 5 दिन पहले या 2 साल पहले, वो पुस्तक, यानी पुस्तकें इसके पास बहुत है, पर वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि मेरी वो पुस्तक हो गई है जो मैंने कल ही खरीदी थी। तो इस जो वाक्य का संबंध है ना, वो इस वाक्य से हो रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। यहाँ पर देखो जो आया है और यहाँ पर सो आएगा, यानी जो करेगा, यानी जिस व्यक्ति ने जैसा काम किया है उसको वैसा ही फल मिलेगा, इसका संबंध इससे बैठ रहा है। अब जैसे ये अधूरा वाक्य, जैसे हम लेंगे जो करेगा,
अब क्या करेगा, यानी पूरा नहीं हो रहा वाक्य, या लिख दी 100 भरेगा तो भी नहीं हो रहा। दोनों को जब हम अटैच करते हैं, दोनों को आपस में मिलाते हैं, तो ही एक हमारे को अर्थ की पूर्णता हो रही है। जो करेगा सो भरेगा। 3 नंबर देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत हमने कई बार सुनी है। यानी ये जिसकी और उसकी है ना, ये जो और सो का ही काम कर रही है, जो और सो का ही काम कर रही है। यानी जिसकी लाठी का मतलब जिसमें हिम्मत है, उसी की भैंस का मतलब है कि उसी के पास जैसे संपत्ति है, उसी के पास में पावर है। 4 नंबर उदाहरण देखिए, जिन्हें जल्दी थी, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। जिन्हें जल्दी थी, ये कई ट्रकों पे लिखा हुआ है, कई वाहनों के पीछे लिखा हुआ मिलता है आपको। यानी जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। अब इसके 2 अर्थ लिख रहे हैं हम। जो व्याकरण पढ़ेंगे ना वहां सॉरी, जो काव्य शास्त्र वहां पढ़ेंगे ना, वहां इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। अब इसका देखो 2 अर्थ कैसे निकल रहा है। 2 अर्थ, एक तो मतलब होता है कि जिन्हें जल्दी थी, भाई जिनको जल्दी थी किसी बात की, तो वो क्या है, वो पहले से ही चले गए, भाई वो लेट हो रहे थे और वो अपने काम से चले गए। एक तो इसका अर्थ ये निकल गया। दूसरा अर्थ क्या था, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। इसका मतलब है कि वो जल्दी थी ना, वो जैसे वाहन चला रहे हैं, तो हम जल्दीबाजी करते हैं तो आगे जाते हैं, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने से क्या हुआ, आदमी ऊपर चला जाता है, सीधा ऊपर चला जाता है। तो ये कह रहा है जिन्हें जल्दी थी, तो ये तो हो गया एक कटाक्ष रूप में, ठीक है, व्यंग्य हो गया। एक तो व्यंग्य के रूप में, एक तो साधारण सा अर्थ निकला और एक व्यंग्य के रूप में अर्थ निकला। इसके 2 अर्थ निकले, भाई जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। ठीक है, अब देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जिस प्रकार हम काम करेंगे वैसा ही हमारे को फल मिलेगा। जैसे अभी हम मेहनत नहीं कर रहे, अच्छे से पढ़ नहीं रहे, तो वहां इसका रिजल्ट कैसा आएगा, रिजल्ट हम फेल हो जाएंगे, यही होगा ना। तो जैसी करनी, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमारे को फल मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये इनके उदाहरण थे। इस प्रकार के उदाहरण परीक्षा में आएंगे और उसके आधार पर आप अच्छे से इसको पकड़ पाओगे कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है या नहीं है। अब देखिए हमारा जो लास्ट है ना, निजवाचक सर्वनाम, जो लास्ट है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम है ना, वो क्या कह रहा है, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता, वक्ता यानी बोलने वाला, या लेखक जो लिखने वाला स्वयं अपने लिए करता है, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमने वहां ऊपर पढ़े थे ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो जो उत्तम पुरुष है ना, वो बात है। उत्तम पुरुष में कौन आता है, वक्ता और लेखक, वो अपने लिए करता है, जैसे आप। अब देखिए अपने लिए किस प्रकार उदाहरण आएगा, देखिए उदाहरण देखिए। उदाहरण में क्या दे रखा है, बच्चा अपने आप पढ़ लेगा, बच्चा अपने आप पढ़ लेगा। कहने का मतलब है यहां पर पढ़ने का काम कौन कर रहा है, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, बच्चा। कौन कर रहा है, बच्चा। तो काम करने वाला कौन है, वो खुद अपने लिए। ये जो अपने आप है ना, ये वो खुद के लिए, बच्चे के लिए आया है। बच्चा अपने आप पढ़ लेगा, कहने का मतलब उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में सक्षम है, वो अपने आप ही पढ़ लेगा। अब देखो नीचे का उदाहरण देखो, मैं अपने आप जी लूंगा। कहने का मतलब है मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। भाई कोई बोलते हैं ना, जैसे कोई काम होता है तो बोलते हैं मैं अपने आप कर लूंगा, मैं मेरी जिंदगी से मैं अपने आप जी लूंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार के जो उदाहरण, कहने का मतलब अपने आप जो शब्द है वो इसके अंदर आएगा और आप अच्छे से पकड़ पाओगे। अब देखिए तीसरा, आपकाज महाकाज। आपकाज महाकाज का मतलब क्या हुआ कि जो खुद के हाथ से किया हुआ काम है ना, वही अच्छा होता है। दूसरों पे हमने जैसे काम को छोड़ दिया तो जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही करेगा। तो आपकाज महाकाज। चौथा उदाहरण देखिए, अपनी करनी पार उतरनी। ये इसी से मिलता जुलता है कि जो हम अच्छा करेंगे तो ही पार उतर पाएंगे, दूसरे के भरोसे हम कुछ नहीं। कहने का मतलब हमें जैसे पास होना है तो मेहनत हमें ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है मेहनत दूसरा करे और पास हम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, रिजल्ट हमारे को चाहिए तो मेहनत भी हमें ही करनी पड़ेगी। अब देखिए 5 नंबर, वह स्वयं बहुत बुद्धिमान है। वह स्वयं बहुत बुद्धिमान है, यानी किसी के बारे में बात हो रही है तो स्वयं शब्द है ना, ये आपका ही बोध करा रहा है। वह स्वयं बहुत बुद्धिमान है। तो इस प्रकार के उदाहरण है ना, वो सारे उदाहरण किसके अंदर आएंगे, किसके अंदर आएंगे, निजवाचक सर्वनाम के अंदर। तो ये जो हमारे जो सर्वनाम थे, ये टॉपिक क्लियर खत्म हो गया है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इतना समझाने के बाद में अगर आपको किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। आप जब भी कमेंट करोगे तो मेरे को टाइम मिलेगा तो आपको रिप्लाई में जरूर देने की कोशिश करूंगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें,
ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।